हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने संविधान सभा के गठन की मांग, संविधान सभा के चुनाव, संविधान सभा का गठन और संविधान सभा के गठन के लिए जो चुनाव कराए गए थे उसके परिणाम के बारे में जाना। इससे आगे इस वीडियो में हम संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में जानेंगे और यह डिस्कस करेंगे कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली किस तरह से आगे बढ़ी। तो सबसे पहले हम देखते हैं 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें 207 सदस्य उपस्थित हुए थे। कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? 207। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित हुए। तो 389 में से 207 सदस्य उपस्थित हुए थे। अब बात आती है, प्रश्न यह उठता है कि 207 सदस्य ही क्यों उपस्थित हुए? क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने विरोध कर रखा था, उसका बहिष्कार कर रखा था। तो मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा में की पहली बैठक में नहीं पहुंचे थे और इधर 93 सदस्य देशी रियासतों के सदस्य भी संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी उसमें नहीं आए थे। तो केवल 207 सदस्य ही इसमें उपस्थित हुए थे और इसमें केवल 9 महिला सदस्य उपस्थित हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक में किसको एक अध्यक्ष बनाया गया था और किसको अध्यक्ष बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। और वो क्यों बनाया गया था? क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे ज्यादा एज्ड या सबसे ज्यादा उम्रदराज व्यक्ति थे, सबसे ज्यादा वयोवृद्ध थे। इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कार्यप्रणाली चलाने के लिए, कार्यवाही चलाने के लिए पहली बैठक का अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष जिसे हम कहते हैं, वो चुन लिया गया था। तो यहाँ पर इसके आगे 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अगली जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसमें उस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। स्थायी अध्यक्ष, और वो स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। ये दोनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दूसरी बैठक जो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, दूसरी बैठक में अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ, चुनाव हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किए गए थे। क्या पेश किए गए थे? उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किए गए। तो ये मैं एक सीरीज के हिसाब से आपको बताता चल रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने सीरीज के हिसाब से ही वो बातें आपको बताई थी और अब सीरीज के हिसाब से ही एक कंटिन्यूटी यहाँ पर बनी रहे ताकि समझने में आसानी हो जाए। इसलिए हमें ये सीरियल से ही ध्यान रखने हैं। 9 दिसंबर को क्या हुआ था? पहली बैठक हुई थी, 207 सदस्यों ने भाग लिया था, 9 महिलाएं उसमें उपस्थित हुई थी और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद नियुक्त किए गए थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को फिर बैठक हुई थी जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए थे। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किए गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए थे। इससे आगे हम ये देखते हैं संविधान सभा की महिला सदस्य
जो पिछले उसमें जो पहली बैठक में हमने ये उल्लेख किया है कि संविधान सभा की पहली बैठक में ही, यानी फर्स्ट बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? 9। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, यानी कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो कुल 15 महिला सदस्य थी। तो संविधान सभा की महिला सदस्य हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये कितनी थी, इनके नाम और कहाँ कहाँ से थी, ये सामान्य वर्ग से थी या किस वर्ग से थी, ये यहाँ पर मैंने एक टेबल के द्वारा बनाया हुआ मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रम संख्या में नाम नंबर 1 पर अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन कहाँ से थी? मद्रास से थी, सामान्य कैटेगरी से थी। जैसे उसमें कैटेगरी बांटी गई थी कि मुस्लिम, एक सिख और एक सामान्य, तो यहाँ पर हमें यह देखना है सामान्य कैटेगरी से थी। नंबर 2 पर एनी मस्करीन। मस्करीन ट्रावनकोर या कोचीन से थी और ये सामान्य थी। इसके बाद नंबर 3 बेगम एजाज रसूल। एक बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत से थी और मुस्लिम थी। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी? मुस्लिम महिला का नाम बताइए। तो कौन थी? बेगम एजाज रसूल मुस्लिम महिला थी। इसके बाद नंबर 4 पर दक्षिणायनी वेलायुधन। दक्षिणायनी वेलायुधन मद्रास से थी और सामान्य थी। नंबर 5 जी दुर्गाबाई। तो जी दुर्गाबाई मद्रास से और सामान्य थी। इसके बाद यहाँ पर फिर नंबर आता है आगे, नंबर 6। नंबर 6 हंसा मेहता। हंसा मेहता, हंसा मेहता कहाँ से थी? बॉम्बे से और सामान्य थी। नंबर 7 पर कमला चौधरी। कमला चौधरी संयुक्त प्रांत से थी और सामान्य थी। मैंने आपको बताया कि प्रांतों को भी 3 कैटेगरियों में बांटा हुआ था, ए बी सी। तो ए कैटेगरी के प्रांत जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र के प्रांत थे, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, मद्रास और बॉम्बे। इसके बाद फिर बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब बी कैटेगरी के प्रांत थे और सी के बंगाल और आसाम। इसके बाद ये संयुक्त प्रांत से थी कमला चौधरी। लीला रे, लीला रे पश्चिमी बंगाल से थी और सामान्य वर्ग से थी। नंबर 9 पर मालती चौधरी। मालती चौधरी उड़ीसा से थी और सामान्य थी। नंबर 10 पूर्णिमा बनर्जी। पूर्णिमा बनर्जी कहाँ से थी? संयुक्त प्रांत से थी और सामान्य। नंबर 11 राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर बहुत ही एक जो जानी मानी वो मंत्री भी रही हैं सरकार में। राजकुमारी अमृत कौर मध्य प्रांत से थी और सामान्य थी। रेणुका रे, रेणुका रे पश्चिमी बंगाल से थी और सामान्य थी। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू भी एक फेमस फिगर भारतीय इतिहास में रही है, स्वतंत्रता सेनानियों में उनका एक अलग ही नाम लिया जाता, बड़े आदर के साथ नाम लिया जाता है। कवित्री भी थी, तो वो बिहार से और सामान्य थी। नंबर 4 सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भी बड़ी इतिहास, जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें प्रसिद्धि प्राप्त हुई, उन्होंने कर रखी है, तो वो संयुक्त प्रांत से थी और सामान्य थी। इधर नंबर 15 विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत से थी और सामान्य थी। तो विजय लक्ष्मी पंडित, मैं ये कहूँगा कि महासभा में, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भी विजय लक्ष्मी सदस्य रही थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष के रूप में इन्होंने 2 साल कार्य किया है। तो ये वो महिलाएं थी जो महिलाएं संविधान सभा में जिन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया था, उनकी कुल संख्या 15 थी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की, उसमें केवल 9 महिलाएं उपस्थित हुई थी। और यदि हम ये देखें कि मुस्लिम महिला कौन सी थी, तो बेगम एजाज रसूल मुस्लिम महिला थी। तो इससे आगे अब हम देखते हैं 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए थे। किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो हस्तक्षेप था वो संविधान सभा में उनकी जो एक भूमिका थी संविधान बनाने में, देश के आज़ादी आंदोलन में, वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर उस समय भाग ले रहे थे।
उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किए थे। तो एक बड़ी दो नेता थे जिनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आप जानते हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एम.आर. जयकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एम.आर. जयकर के सुझाव पर उन्होंने सुझाव दिया कि उद्देश्य प्रस्ताव को पास करने में इतनी ज़्यादा जल्दी मत दिखाइए, क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भी संविधान सभा का बहिष्कार कर रखा है, इसलिए आप थोड़ा धैर्य रखिए और धीरे से यानी आराम से उद्देश्य प्रस्तावों को पास करिए, जल्दबाजी इस मामले में मत दिखाइए। तो इसलिए 13 दिसंबर से 22 जनवरी तक जो इसकी प्रक्रिया को देखते हैं वो ये कि 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गए, पास हो गए। तो इस बीच में मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक संविधान सभा के प्रोमिनेंट एक प्रमुख सदस्य थे और उन्होंने संविधान बनाने में अपना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वो बम्बई से पहली बार संविधान सभा के सदस्य बनने के लिए बॉम्बे से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए थे। और फिर उसके बाद उन्होंने बंगाल से चुनाव लड़ा और बंगाल के जैसूर कुलना क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा था। जैसूर कुलना क्षेत्र से। और ये मुस्लिम लीग ML मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव जीते और संविधान सभा के सदस्य बन गए। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि जैसूर कुलना जो क्षेत्र था वह जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान के हिस्से में चला गया और फिर पाकिस्तान में जाने के बाद ये सीट रिक्त हो गई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। इसके बाद संविधान सभा के जो सलाहकार थे B.N. राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे उनको ये सुझाव दिया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में अवश्य होने चाहिए। तो इसके लिए कोई ऐसा हमें सिस्टम अपनाना होगा, कोई ऐसी प्रक्रिया अपनानी होगी ताकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य बन सकें। तो ये B.N. राव कौन थे, इसके साथ साथ हम यह भी देखेंगे कि बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था, बेनेगल नरसिंह राव। ये ICS अधिकारी थे, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे और ये संविधान सभा के सलाहकार थे, सदस्य नहीं थे, सलाहकार थे, ICS अधिकारी थे, निःशुल्क अपनी सेवाएं दे रहे थे, बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सलाह दी, इन्होंने सलाह दी कि आप भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनवाइए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बॉम्बे के प्रधानमंत्री बीजी खेर बाल गोविंद खेर उस समय बॉम्बे के PM, उस समय जो मुख्यमंत्री की तरह होते थे उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था, जो राज्यों के विधानमंडलों में और वहां पर जो सरकार में होते थे, सरकार के मुखिया होते थे, उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था मुख्यमंत्री की बजाय। तो बाल गोविंद खेर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि कोई सीट खाली करवाइए और फिर वहां से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सदस्य बनाया जाए। तो डॉक्टर बीजी खेर ने एम.आर. जयकर की सीट खाली करवाई, उनसे इस्तीफा दिलवाया और फिर एम.आर. जयकर की जगह किसको बना दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया।
तो ये एक बड़ी दिलचस्प सी कहानी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहाँ से इलेक्शन लड़ा, पहली बार हार गए, दूसरी बार मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल से वो संविधान सभा के सदस्य बने, जयसुर कोलना क्षेत्र से, और वहाँ वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद वो सदस्य नहीं, संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, और फिर इस तरह से BN राव की सलाह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बॉम्बे के PM को, प्रधानमंत्री को फ़ोन करके MR जयकर की सीट खाली कराई, और फिर उस जगह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। तो यहाँ पर अब हम ये देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और MR जयकर ने ही सलाह दी थी पंडित नेहरू को कि आप उद्देश्य प्रस्तावों को पेश करने में जल्दबाजी ना दिखाएं, थोड़ा धीरज रखें। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुए? उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास हुए थे। और उद्देश्य प्रस्ताव क्या थे, तो ये बात जानना बहुत जरूरी है कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या थे। उद्देश्य प्रस्ताव को हमें ये देखना है कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का आधार, यानी ये प्रस्तावना का आधार बने। जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसी का आधार थे। लगभग वही बातें उद्देश्य प्रस्ताव में थी जो आज के भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। केवल कौन सी चीज नहीं थी? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, जो शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए थे, वे शब्द उद्देश्य प्रस्तावों में नहीं थे। बाकी लगभग सारे जो शब्द थे मोस्टली, और उद्देश्य प्रस्तावों का मतलब है कि भारतीय संविधान के द्वारा भारत की सरकार क्या करना चाहती है, भारत की सरकार का विजन क्या है, वो किस आधार पर सरकार चलाएंगे, सरकार चलाने के लिए वो किन किन सिद्धांतों को, किस विजन को अपनाएंगे। तो वो सारी चीजें उद्देश्य प्रस्तावों में रखी गई थी। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार कौन से प्रस्ताव थे? तो उद्देश्य प्रस्ताव थे। और उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हो गए? उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिए गए, उनको पास कर दिया गया। इसके बाद 24 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उपाध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया था। उपाध्यक्ष यानी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष तो हो गए, लेकिन संविधान सभा का उपाध्यक्ष भी होना चाहिए का निर्णय, इसका निर्णय लिया था। किसने लिया था? संविधान सभा ने लिया था। और फिर इस बात को ध्यान में रखकर अगले दिन 25 जनवरी 1947 को संविधान सभा के एक उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए, HC मुखर्जी। यानी HC मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष बना दिए गए। और इसके साथ साथ आगे की बात है, वो सीरीज से थोड़ा हटके, इसके साथ 16 जुलाई को दूसरे VT कृष्णामाचारी को दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया। यानी 2 उपाध्यक्ष संविधान सभा के थे। और वो 2 उपाध्यक्ष कौन कौन थे, ये भी आपको याद रखना होगा कि HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी। तो HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष कब बनाया गया? 25 जनवरी 1947 को HC मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, बनाया गया। और VT कृष्णामाचारी को 16 जुलाई 1947 को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बना दिया गया। तो 2 उपाध्यक्ष संविधान सभा के थे। इसके बाद 28 अप्रैल 1947 को क्या हुआ? 28 अप्रैल 1947 को देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे, देशी रियासतों के प्रतिनिधि
संविधान सभा में उपस्थित हुए कितने प्रतिनिधि उपस्थित हुए? ये बात देखने लायक है, बड़ी दिलचस्प बात है कि 28 अप्रैल 1947 को देशी रियासतों के कुछ प्रतिनिधि, सभी नहीं, कितने प्रतिनिधि थे सदस्यों में? 93 थे, लेकिन उनमें से केवल 6 प्रतिनिधि संविधान सभा में उपस्थित हो जाते हैं। और वो किस किस रियासत के, कौन कौन सी देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे? उनमें से बड़ौदा, आपको याद रखना है, बड़ौदा, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, रीवा और पटियाला। ये 6 रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में उपस्थित हुए। इससे पहले कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में उपस्थित नहीं हुआ था देशी रियासतों की तरफ से। और मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो किसी भी कंपटीशन में और किसी भी परीक्षाओं में हमेशा ही ज्यादातर आता है कि वे कौन सी देशी रियासत थी जिसका कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में उपस्थित नहीं हुआ। तो ऐसी देशी रियासत थी हैदराबाद देशी रियासत से कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में उपस्थित नहीं हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर हम चलते हैं आगे। 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को क्या हुआ था? 3 जून 1947 को हम ये देखते हैं कि इस समय माउंटबेटन योजना लाई गई, क्योंकि देश के, भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे उस समय? भारत के उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे। अब ये वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो उन्होंने 3 जून 1947 को वो एक योजना लाए, यानी उन्होंने घोषणा की, उसे माउंटबेटन योजना या माउंटबेटन घोषणा कहते हैं, माउंटबेटन योजना। और इसमें उन्होंने क्या किया था? ये भारत को आजादी देगा। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडा, यानी हमारा जो तिरंगा है, राष्ट्रीय झंडे का फैसला भी हुआ, राष्ट्रीय झंडे का निर्णय या निर्धारण किया गया। और आप लोगों को सबको पता है कि राष्ट्रीय झंडा हमारा कौन सा है? तिरंगा है। तिरंगे को अपनाया गया कि 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को अपना लिया गया था। तो तिरंगे के बारे में आप जानते हो, 3:2 का ये झंडा है, इसमें 3 रंग हैं, बीच में अशोक चक्र है, वो सारी चीजें आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर इसके बाद है कि संविधान सभा की समिति, यानी जब ये सारा काम चल रहा था तो संविधान सभा ने कुछ समितियां भी बनाई ताकि संविधान सभा का कार्य सुचारू रूप से चल सके। तो जो प्रमुख समितियां हैं उनका उल्लेख यहाँ पर किया गया है, उनके समिति के नाम और उनका अध्यक्ष कौन था, ये मैंने यहाँ पर टेबल के द्वारा आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी। ये प्रमुख समितियां हैं जो बनाई गई थी। तो इनमें प्रमुख समिति में नंबर 1 संचालन समिति, जो संचालन करेगी किसी भी कार्य का, संविधान कार्य का, और उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद नंबर 2 पर संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नंबर 3 पर संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नंबर 4 प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतों के संबंध में समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आपको जान लेना बहुत जरूरी है कि जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में भी और उस दौर के स्वतंत्रता आंदोलनों में भी 2 नेता सबसे ज्यादा प्रमुख थे। 2 नेताओं में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल।
तो इनके ही इर्द गिर्द इनकी समर्थक और इन की जो राय थी या संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी, या संविधान के किसी भी प्रावधान को रखने, संविधान में किसी भी प्रावधान को रखने का जो निर्णय लिया जाता था, वो इनकी सहमति उनमें बड़ी जरूरी होती थी, और इनकी सहमति जब लगभग हो जाती थी तो ही उनको रखा जाता था। वैसे तो सभी लीडर उस समय प्रमुख थे जो संविधान बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे थे, लेकिन ये दो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी भूमिका एक विशेष भूमिका थी। तो विशेष भूमिका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी रही है, तो और सब नेताओं की भी रही है, लेकिन इनकी कुछ थोड़ी सी ज्यादा भूमिका रही है। इसके बाद नंबर 5, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति को अलग से डिटेल से मैं आगे बताऊंगा। नंबर 6, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, यानी मौलिक अधिकारों से और अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श देने के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके बाद, इस समिति के बाद नंबर 7 पर, नंबर 7, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, एडहॉक समिति थी जो राष्ट्र ध्वज से संबंधित थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 8, प्रक्रिया समिति, किस तरह से प्रक्रिया, नियम संविधान सभा में वो सारी चीजें होंगी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रमुख समितियां हैं। इन समितियों के अलावा कुछ उप समितियां भी बनाई हुई थी और कुछ छोटी छोटी समितियां थी, लगभग 13 समिति छोटी छोटी थी और 3-4 और उप समितियां थी। तो प्रमुख समितियों का हमने यहाँ उल्लेख किया है, ये ही कुछ प्रमुख समितियां थी। इसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम पर हम बात करेंगे, क्योंकि जो माउंटबेटन योजना थी, जो 3 जून 1947 को घोषित की गई थी, माउंटबेटन जिसको लेकर आए थे, आधार पर स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई थी। तो जब भारत आज़ाद हो गया तो एक देश के 2 देश हो गए थे। अब भारत में से ही एक देश अलग हो गया था, और वो कौन सा बन गया था? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नाम का देश अलग हो गया था। अब यहाँ पर कुछ परिवर्तन आना स्वाभाविक है। जब देश का बंटवारा हो जाता है या देश बट जाता है और फिर एक देश के 2 देश बन जाते हैं, तो विभाजन के बाद कुछ परिवर्तन भी हुआ। संविधान सभा की स्थिति में भी परिवर्तन हुआ। तो संविधान सभा की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ? जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम आ गया था, तो सबसे पहला परिवर्तन तो ये था कि संविधान सभा एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करने लगी। यानी अब तक क्या था? संविधान सभा के गठन के लिए प्रपोजल लेकर कौन आया था? किस प्रपोजल या किस प्रस्ताव के, और कैबिनेट मिशन किसने भेजा था? कैबिनेट मिशन को ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश संसद ने या ब्रिटिश सरकार ने ही उसको भेजा था। तो यहाँ पर जब कैबिनेट मिशन आया तो कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में पास हुआ था। तो तब तक संविधान सभा ब्रिटिश संसद के आधार पर उसकी आज्ञा या उसकी इच्छानुसार ही चल रही थी। लेकिन अब क्या हुआ? जब देश आज़ाद हो गया तो संविधान सभा एक स्वतंत्र निकाय में बदल गई। अब संविधान सभा स्वतंत्र है, एक संप्रभु संस्था है, और यह ब्रिटिश संसद द्वारा पास किए गए कानूनों को रद्द भी कर सकती है और उसको संशोधित कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है। यानी रद्द कर सकती है, खारिज कर सकती है और उनको परिवर्तित कर सकती है, परिवर्तित या उनमें परिवर्तन कर सकती है। ये पूरी तरह से अब संविधान सभा को अधिकार मिल गया। इसके बाद संसद के रूप में कार्य, अब संविधान सभा किसके रूप में कार्य करने लगी? क्योंकि जब देश आजाद हो गया तो हमें संसद भी अपनी चाहिए, तो संसद के रूप में संविधान सभा ने ही कार्य किया। और जब तक देश की संसद या देश में आम चुनाव नहीं हो गए थे, चुनाव होकर नई संसद नहीं बन गई थी, तब तक अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने ही भूमिका निभाई थी। तो संविधान सभा के 2 कार्य हो गए थे, यानी उसकी 2 भूमिकाएं हो गई थी। 2 भूमिकाएं कौन कौन सी? 2 भूमिकाएं कौन कौन सी थी? एक तो संविधान बनाना था और एक साधारण कानून देश के संचालन के लिए, देश को चलाने के लिए कानूनों का निर्माण भी करना था, कानून भी बनाने थे। तो ये 2 भूमिकाएं संसद निभाती थी और 2 भूमिकाओं में भी अलग अलग अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष, जैसा आपको पता है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
अब जब संसद के रूप में संविधान सभा कार्य करती है तो उसका एक अलग अध्यक्ष बनाया गया, और वो अध्यक्ष किसको बनाया गया? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। यानी संविधान सभा जब संसद के रूप में कार्य करती है तब। वैसे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो संविधान सभा की दो भूमिकाएं थी। एक तो संविधान बनाना, जब संविधान बनाने का कार्य संविधान सभा करती थी तो उसकी मीटिंगों या बैठकों की अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी तो देश के लिए कानून बनाती थी या कानूनों का निर्धारण करती थी, तो संसद के रूप में संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। ये जीवी मावलंकर, इनका पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम था। तो संसद के रूप में जब अपनी भूमिका संविधान सभा निभाती थी तो गणेश वासुदेव मावलंकर उसकी अध्यक्षता करते थे, और जब संविधान सभा के रूप में बैठक होती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता करते थे। तो इसकी दो भूमिकाएं हो गई थी। कार्य संसद के रूप में इसका शुरू हो गया था। इसके बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या, अब संविधान सभा की सदस्य संख्या में भी परिवर्तन आ गया था। संविधान की सदस्य संख्या भी यानी क्या हो गए थे? परिवर्तन इसमें आ गया था। क्या परिवर्तन आ गया था कि अब तक हमने देखा कि संविधान सभा के कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा के 389 सदस्य थे। 389 सदस्यों में 292 ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रोविंस, और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। 93 सदस्य कहां से? देसी रियासतों से थे। देसी रियासतों से थे। अब इसमें परिवर्तन हो गया। इसमें क्या परिवर्तन हुआ कि अब टोटल जो सदस्य थे 389 की जगह 299 रह गए। 299 सदस्य कुल, यानी कुल सदस्य 299। और ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रोविंस से कितने सदस्य रह गए थे? 229। देसी रियासतों के सदस्य कितने थे? 70। 70 और 229 मिलकर 299 होते हैं। अब बात आती है कि जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे उनके कितने सदस्य थे? तो चीफ कमिश्नरी के सदस्य 3 हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि मैंने पहले बताया 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। तो चारों में से एक क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, बलूचिस्तान पाकिस्तान में चला गया, 3 भारत में रह गए, अजमेर, कुर्ग और दिल्ली। तो 3 सदस्य ही चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के रह गए। और इस तरह अब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। पहले 389 थी, अब 299 रह गई, जिसमें से 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के थे। इनमें ही चीफ कमिश्नरी वाले भी शामिल हैं, और देसी रियासतों के 17 सदस्य रह गए थे। तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या में क्या हो गया था? परिवर्तन हो गया था। तो इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। अगले आने वाली वीडियो में हम इससे आगे की जो प्रक्रिया है, विशेष रूप से प्रारूप समिति ने किस तरह से अपना संविधान के वाचन किए, क्या प्रपोजल रखे, और कौन कौन सी चीजें सामने आई, संविधान को कब लागू किया गया, कब बनाया गया, वो सारी चीजें जो बची हुई इस टॉपिक में या संविधान के निर्माण में जो बची हुई बातें हैं, उस पर हम आने वाली वीडियोस में डिस्कशन करेंगे।